गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन प्रबंध में कर्मचारियों या श्रमिकों की सहभागिता के बारे में बातचीत कर रहे थे और हमने यह जाना कि सहभागिता क्या होता है, सहभागिता की क्या विशेषताएं हैं और प्रबंध में श्रमिकों या कर्मचारियों को सहभागिता देने के क्या उद्देश्य होते हैं। और हमने ये देखा कि उद्देश्य अलग अलग हैं। जैसे भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे स्वर्गीय वीवी गिरी, उन्होंने 3-4 उद्देश्य बताए। प्रोफेसर मेहतराज ने 4 उद्देश्य बताए और हमारे नीति आयोग वगैरह ने भी कुछ उद्देश्य बताए थे। तो अपन ने उन उद्देश्यों में विस्तार से चर्चा की थी। प्रस्तुत वीडियो में अपन प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता का महत्व या लाभ पर चर्चा करने जा रहे हैं। दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि श्रमिकों को यदि प्रबंध में हिस्सेदारी दी जाती है या कर्मचारियों को प्रबंध में हिस्सेदारी दी जाती है तो उसके क्या लाभ होते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रबंध में भी क्रांति का दौर शुरू हुआ। जब विश्व में औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हुआ तो नेचुरली प्रबंध में भी क्रांति का दौर शुरू हुआ। प्रबंधक जो हैं श्रमिकों को मानवीय सम्मान देने लगे। पहले सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रबंधक श्रमिकों को मानवीय सम्मान देने लगे। उन्होंने प्रबंध की नई नई विधियों की खोज की और श्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता देना अनिवार्य समझने लगे। इसका कारण स्वतः स्पष्ट है कि जिस प्रकार राजनीतिक शांति के लिए देश में प्रजातंत्र की स्थापना करना आवश्यक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार औद्योगिक शांति के लिए औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना अनिवार्य हो जाता है। मतलब प्रबंधकों ने श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देना शुरू किया औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, क्योंकि उन्होंने ये फील किया कि जिस प्रकार किसी भी देश में राजनीतिक शांति के लिए प्रजातंत्र की स्थापना करना आवश्यक है, उसी प्रकार से औद्योगिक जगत में शांति की स्थापना के लिए औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना आवश्यक है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देना प्रारंभ किया। प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता प्रदान करना औद्योगिक प्रजातंत्र की दिशा में एक ठोस कदम माना गया। प्रबंध में कर्मचारियों को हिस्सेदारी देकर उनके हृदय में आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, मान्यता, उद्योग के प्रति अपनत्व की भावना, आदर की भावना का संचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सहभागिता के द्वारा कई मानवीय आवश्यकताओं की भी संतुष्टि की जा सकती है। इतना ही नहीं, यह प्रबंधकों का नैतिक दायित्व भी है, मॉरल दायित्व भी है कि वे उन्हें भागीदारी दें। फ्लेंडर्स एक विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि प्रबंध में श्रमिकों की राय का लिया जाना मूल रूप से नैतिक प्रश्न है। फ्लेंडर्स का कहना था कि प्रबंध में श्रमिकों की राय का लिया जाना मूल रूप से नैतिक प्रश्न है। ये एक मॉरल क्वेश्चन है। इनका आर्थिक प्रणालियों से अपना अलग अस्तित्व है, मतलब इनका आर्थिक प्रणाली से अलग अस्तित्व होता है। मानव प्राणी होने के नाते उनकी अपनी प्रतिष्ठा है और वे इस आत्मसम्मान के अधिकारी हैं। तो फ्लिंडर्स की बात बिल्कुल सही है कि औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए इनको नैतिक रूप से प्रबंध में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। सवाल ये उठता है, इस प्रबंध में कर्मचारियों को हिस्सा देते हैं, उसके लाभ क्या है? तो लाभों की चर्चा अपन करते हैं। पहला जो लाभ है वो है औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना। अब सहभागिता की विचारधारा को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि देश के उद्योगों में प्रजातंत्र का विकास होता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया
कि किसी भी देश में राजनीतिक शांति के लिए प्रजातंत्र का होना जरूरी है, उसी प्रकार से उद्योगों में औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए औद्योगिक प्रजातंत्र का होना ज़रूरी है। तो सहभागिता की विचारधारा को लागू करने का सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि औद्योगिक प्रजातंत्र का विकास होता है और श्रमिक जो हैं वे प्रबंधकीय कार्य करने लगते हैं। इससे प्रबंध व्यवस्था पर केवल प्रबंधकों का एकाधिकार नहीं रह जाता, बल्कि श्रमिक भी प्रबंध में भागीदार बन जाते हैं। अतः प्रबंधकों के कार्य श्रमिकों के हित में होने लगते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना होती है, श्रमिक प्रबंध का हिस्सा बन जाते हैं और प्रबंध के कार्य जितने भी हैं वो श्रमिकों के हित में होने लगते हैं। और प्रबंध व्यवस्था पर हम देखते हैं कि मालिकों का या सेवा योजकों का या एम्प्लॉयर्स का एकाधिकार नहीं रह जाता और श्रमिक भी प्रबंध में भागीदारी निभाते हैं। इसीलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड जो 5 ईयर प्लान देश का बना, उसमें ये स्वीकार किया गया, क्या स्वीकार किया गया कि आर्थिक प्रणाली के प्रजातांत्रिक पद्धति पर शांतिमय विकास के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों की प्रबंध में सहभागिता को आधारभूत सिद्धांत तथा तात्कालिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाए। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देने का फायदा यह है कि औद्योगिक प्रजातंत्र या इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की स्थापना की जा सकती है। दूसरा है पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना। श्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करके उद्योग के दोनों पक्षकारों में सहयोग एवं सद्भावना को बढ़ाया जा सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ दोनों पक्षकार एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझते हैं और प्रतिद्वंदी ही नहीं घोर प्रतिद्वंदी समझते हैं, वहाँ पर इस विचारधारा को लागू करना बेहद आवश्यक हो जाता है। इससे वे मिल बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनको सुलझा सकेंगे और आपसी एकता बनाए रखेंगे। फ्रांस के एक मंत्री हुए, उन्होंने तो कहा कि श्रमिकों से पूर्ण सहयोग उसी समय प्राप्त हो सकता है जबकि उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। मतलब फ्रांस के एक मंत्री थे, उनका ये कहना था कि श्रमिकों से पूर्ण सहयोग, उनका पूरा सहयोग या उनका पूरा कॉपरेशन जब भी प्राप्त हो सकता है जबकि उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित है, जबकि आप उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको सुरक्षित रखेंगे। तो पारस्परिक सहयोग और सद्भाव के लिए भी हम कह सकते हैं श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देनी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में तो ये क्लियर था कि 2 अलग अलग वर्ग माने जाते हैं, एक सेवा योजक का और एक श्रमिकों का, और इन दोनों को एक दूसरे का घोर प्रतिद्वंदी माना जाता है। तो पारस्परिक सहयोग और सद्भावना की तो बात ही नहीं थी, बल्कि ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और लड़ते रहते हैं अभी भी। इसीलिए प्रबंध में श्रमिकों को हिस्सेदारी देना अनिवार्य हो गया ताकि पारस्परिक सहयोग और सद्भावना को बढ़ाया जा सके। तीसरा है सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। अब जहाँ तक हम सब जानते हैं कि मनुष्य की जो सबसे इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है वो है शारीरिक आवश्यकता, और शारीरिक आवश्यकता अगर पूरी हो जाती है तो मनुष्य जिंदा रह जाता है। किंतु सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति को स्वेच्छा से कार्य करने को प्रेरित करती है। मतलब शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो व्यक्ति उससे जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, किंतु सामाजिक या मानसिक या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब 3 तरह की आवश्यकताएं मैंने आपको बताई, पहली शारीरिक, दूसरा सामाजिक एवं मानवीय। अब जहाँ तक शारीरिक आवश्यकताओं का सवाल है तो अगर उसकी पूर्ति होती है तो उससे मनुष्य जीवित रहता है, लेकिन यदि सामाजिक और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो उससे मनुष्य स्वेच्छा से कार्य करने को प्रेरित होता है। कर्मचारियों की इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उन्हें प्रबंध में हिस्सेदारी प्रदान की जा सकती है। वालपोल एक विद्वान हुए, वालपोल ने बताया कि समस्त मानवीय इच्छाओं में मनुष्य की सबसे अधिक तीव्र इच्छा मनुष्य के रूप में सम्मान प्राप्त करने की है। मतलब वालपोल के अनुसार
मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं उसमें सबसे बड़ी इच्छा मनुष्य के रूप में सम्मान प्राप्त करने की है। यह बात केवल शिकायत करने एवं सुझाव देने के अधिकार तक सीमित नहीं है। मतलब आप उनको प्रबंध में हिस्सेदारी यानी केवल शिकायत करने या सुझाव देने तक करते हैं तो वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ऐसा करने के उत्तरदायित्व की मान्यता चाहते हैं, क्योंकि वे कर्मचारी होने के नाते उस उद्योग के संयुक्त साझेदार हैं जिसमें उनका धन तो नहीं लेकिन जीवन लगा होता है। मतलब वॉलपोल के अनुसार कि मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं उन सब इच्छाओं में सबसे तीव्र इच्छा मनुष्य के रूप में सम्मान प्राप्त करने की है, और वो कर्मचारी होने के नाते उद्योग के संयुक्त साझेदार हैं। भले ही उसमें उनका धन ना लगा हो, पैसा ना लगा हो, परंतु उनका जीवन लगा होता है, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन है उस उपक्रम में निकल जाता है। तो सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भी, क्योंकि व्यक्ति अपना पूरा जीवन ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, तो उसकी सामाजिक और मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भी ये कहा जाता है कि उसको जो है प्रबंध में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। क्योंकि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से तो जीवन चल जाएगा, लेकिन सामाजिक और मानवीय आवश्यकताएं अगर पूरी होंगी तो वो उसको कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगी, और कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रबंध में सहभागिता देना उनको जरूरी हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अब कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करके उनकी सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, जिससे स्वतः अभिप्रेरणा उत्पन्न होने लगती है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि कोई भी व्यक्ति कार्य करना जब पसंद करता है जब कार्य को करने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा हो। और व्यवसाय में हम देखते हैं कि सहभागिता प्रदान करके उनकी सामाजिक और मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। जब व्यक्ति की सामाजिक और मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं तो उनको स्वतः ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये तय बात है कि कोई भी व्यक्ति बगैर किसी प्रेरणा के काम नहीं करता। और प्रेरणाएं अनंत हैं। प्रेरणाएं कैसे भी दी जा सकती हैं? आवश्यकताएं भी जो है व्यक्ति की बहुत सारी होती हैं। तो व्यक्ति की जब तक शारीरिक आवश्यकताएं, जब तक कि उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, मानवीय आवश्यकताएं या अहम की आवश्यकताओं को आप पूरा नहीं करेंगे, जब तक वो कार्य करने को प्रेरित नहीं होगा। तो कर्मचारियों को, श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देकर उनकी सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, जिससे स्वतः उन्हें अभिप्रेरणा प्राप्त होती है और वो कार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं। पांचवा है औद्योगिक संघर्षों में कमी। अब कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करने का उद्देश्य ही औद्योगिक संघर्षों में कमी लाना है। मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनको सहभागिता प्रदान करने का, वो यही है कि औद्योगिक संघर्षों में या इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनमें कमी लाना होता है। उद्योग के दोनों पक्ष अर्थात प्रबंध एवं श्रमिक दोनों एक साथ बैठकर विचार विमर्श द्वारा अपनी समस्याओं को निपटा लेते हैं, तो हड़ताल और तालाबंदी जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। मतलब श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देने का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य ही औद्योगिक विवादों या संघर्षों को कम करना है। और जब उद्योग के दोनों पक्षकार यानी श्रमिक और सेवा योजक आपस में बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं, निपटारा कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, न तो हड़ताल की कोई बात पैदा होती है और ना ही मालिकों की तरफ से तालाबंदी कोई नौबत आती है, और औद्योगिक संघर्षों में हम कमी देखते हैं। छठा है उत्पादन में वृद्धि। अब औद्योगिक संघर्षों में कमी हो जाने पर कार्य जो है निर्बाध गति से चलता रहता है। मतलब जब औद्योगिक संघर्ष नहीं होंगे तो नेचुरली कार्य निर्बाध गति से चलेगा, जिससे संस्था का उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप संस्था के संचालन लागत में कमी आती है। तो उत्पादन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है देश में, औद्योगिक अशांति है, तो नेचुरली उत्पादन के घंटों का नुकसान होता है और बहुत से घंटे, बहुत से दिन हड़ताल के या तालाबंदी कारण से बेकार हो जाते हैं। तो उत्पादन में वृद्धि भी डिपेंड करती है औद्योगिक संघर्षों पर। यदि आपके औद्योगिक संघर्ष न के बराबर है, औद्योगिक शांति है, तो उत्पादन बढ़ना लाजमी है। और
इससे संचालन लागत में भी कमी आती है। नेक्स्ट है कार्य क्षमता में वृद्धि। इस योजना को लागू करके, कौन सी योजना? प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता प्रदान करके कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। उनकी जो एफिशिएंसी है या उनकी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा कर्मचारियों के दिल में उत्साह एवं लगन की भावना पैदा की जा सकती है। मतलब आप प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता प्रदान करके कर्मचारियों को आप उत्साह लगन की भावना जगा देते हैं, पैदा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि कार्यक्षमता कब बढ़ेगी? जब व्यक्तियों में कार्य करने की भावना दिल से हो, उनमें उत्साह हो, उनमें लगन हो, तो वो कार्य करने की भावना को जागृत कर देती है। और हम देखते हैं कि व्यक्ति यदि मानसिक रूप से या मानवीय या सामाजिक संतुष्टि उनकी आवश्यकताओं की होती रहती है तो नेचुरली उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। और जब व्यक्ति की सामाजिक या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उनकी कार्यक्षमता घटती है। प्रोफेसर BN मेहरोत्रा ने उचित ही लिखा है। क्या लिखा है मेहरोत्रा ने? कि यदि हमारे श्रमिकों को यह अनुभव होने लगे कि उद्योगों में जितना पूंजी के मालिकों का अधिकार है उतना ही उनका भी अधिकार है, तो वे तन्मय होकर ईमानदारी से कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। मतलब अगर उनको ये महसूस हो जाए कि जितना उद्योग में, उस पर्टिकुलर उद्योग में मालिकों का हाथ है उतना ही उनका भी हाथ है, जितना पूंजी के मालिकों का अधिकार है उतना ही अधिकार उनका भी है, तो वे तन्मय होकर ईमानदारी से कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। यह अनुभूति तब जागृत हो सकती है जबकि उन्हें प्रबंध में भागीदार के रूप में समझा जाए। तो यदि उनको प्रबंध के भागीदार के रूप में समझा जाता है और वो अपने को उद्यम का एक हिस्सा मानने लगते हैं, तो उनकी जो कार्यक्षमता है, जो उनकी कैपेसिटी है काम करने की, वो आसानी से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है भारी हस्तक्षेप में कमी। कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करके श्रम संबंधों के क्षेत्र में बाहरी राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है। मतलब हम देखते हैं कि लोक उपक्रमों की एक जो समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है वो राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप की है। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि लोक उपक्रमों की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यही है कि राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप अनावश्यक बहुत है और वो इसको अपने शरण स्थली मानते हैं उद्योग को, और अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इनका दुरुपयोग भी करते हैं। तो कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करके श्रम संबंधों के क्षेत्र में बाहरी राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम, जैसे भारतवर्ष में क्या है कि कार्यशाला परिषदों में केवल उस उद्योग में कार्यरत श्रमिक को ही हिस्सा दिया जा सकता है, बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया सकता। यानी जो कार्यशाला परिषदें हैं उनमें केवल कार्यरत जो श्रमिक हैं वो ही प्रतिनिधित्व करते हैं, अन्य किसी को नहीं उसमें हिस्सा दिया जाता। इसी प्रकार विश्व के अन्य देशों में भी श्रम संबंधों के क्षेत्र में बाहरी पक्षकारों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देकर आप बाहरी हस्तक्षेप को या राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्रमिकों को तिहरा लाभ। अब श्रमिकों को तिहरा लाभ किस प्रकार से मिलता है? श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देकर या इस योजना को लागू करके श्रमिकों को तिहरा लाभ प्रदान किया जा सकता है। अब तिहरा लाभ क्या है? इसमें पहला लाभ है कि श्रमिक अधिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। जब श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी दी जाती है तो नेचुरली उनकी जो मजदूरी की समस्या है, कम मजदूरी की समस्या है, वो कुछ हद तक दूर होती है, वो अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं। दूसरा, अंशधारी बनकर इन्हें अंशों पर लाभ दिया जा सकता है। इनको आप शेयर होल्डर बनाकर अंशों पर लाभ भी दे सकते हैं। और तीसरा, श्रमिक संस्था के प्रबंध एवं संचालन में भाग ले सकते हैं, क्योंकि फिर ये प्रबंध और संचालन में भाग लेते हैं तो इससे भी इनको फायदा होता है। तो तिहरा लाभ हो गया। पहला लाभ क्या हुआ कि इनकी जो मजदूरी की प्रॉब्लम्स है कि इनको मजदूरी कम मिलती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि प्रबंध में स्वयं निर्णय लेते हैं ये, तो अपने मजदूरी को ये उचित ले लेते हैं। दूसरा,
ये अंशधारी भी बनाए जा सकते हैं और अंशों पर जो लाभ मिलता है, लाभांश मिलता है, उसका इनको फायदा हो सकता है। और तीसरा, श्रमिक संस्था के प्रबंध और संचालन में भाग ले सकते हैं। तो इस योजना को लागू करके आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है श्रमिकों को उच्च सामाजिक स्तर। यह योजना श्रमिकों को सामाजिक स्तर प्रदान करती है। मतलब जो श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी की बात है, ये जो योजना है वो श्रमिकों को सामाजिक स्तर प्रदान करती है। औद्योगिक जगत में श्रमिकों का महत्व बढ़ता है। जब आप उनको प्रबंध में हिस्सेदारी देते हैं तो इससे औद्योगिक जगत में उनका महत्व बढ़ता है। इसे अभाव में श्रमिक मात्र उत्पादन के साधन के रूप में रह जाते थे एवं समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती थी। मतलब ये है कि जब तक इनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी तब तक ये श्रमिक जो है उत्पादन के एक साधन मात्र के रूप में ही समझे जाते थे और समाज में इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। पहले श्रमिकों के उत्पादन का एक साधन मात्र माना जाता था और समाज में इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। लेकिन जब से प्रबंध में इनको हिस्सेदारी दी जाने लगी है, इनका औद्योगिक जगत में महत्व बढ़ गया है, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है। मतलब इनके सोशल स्टेटस भी थोड़ा सा ऊंचा उठा है। नेक्स्ट है निर्णयों को लागू करने में सुविधा। अब निर्णयों को लागू करने में सुविधा किस प्रकार से होती है? जो कि श्रमिक स्वयं निर्णयों को लेने में सम्मिलित होते हैं। मतलब जब भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें श्रमिकों की हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है। वे उन निर्णयों को भली प्रकार से जानते हैं क्योंकि निर्णय लेने में स्वयं शामिल हैं, तो उन निर्णयों को वो अच्छी तरीके से जानते हैं। अतः उनको लागू करना कठिन नहीं होता। जब उन निर्णयों के बारे में उनको पूरी तरह जानकारी है, निर्णय उनके द्वारा ही लिए गए हैं, उनकी प्रेजेंस में लिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन निर्णयों को या डिसीजंस को लागू करना कठिन होता है, इम्प्लीमेंट करना कठिन नहीं होता है। तो एक फ़ायदा ये है श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देने का कि निर्णयों को लागू करने में सुविधा मिलती है। और लास्ट पॉइंट है प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि, कि निर्णयों को उचित प्रकार से निष्पादित करके प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। मतलब आप जो प्रबंधकीय क्षमता है, मैनेजरियल कैपेसिटी जो है, उसको भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? कि निर्णयों को उचित प्रकार से निष्पादित करके प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। प्रबंधकों को निर्णयों को शीघ्र लागू करवाने में कठिनाई नहीं आती। इनके अतिरिक्त प्रबंध की कई समस्याओं को श्रमिकों की सहभागिता होने से प्रबंधकों को उन समस्याओं को हल निकालने में मदद मिलती है, तो प्रबंधकीय कार्यक्षमता बढ़ती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि निर्णयों को उचित प्रकार से निष्पादित करके प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि होती है और प्रबंधकों को निर्णयों को शीघ्र लागू करवाने में कोई कठिनाई नहीं आती है। इसके अतिरिक्त प्रबंध की कई समस्याओं में श्रमिकों की सहभागिता होने से प्रबंधकों को उन समस्याओं के हल करने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर इसका असर ये होता है कि प्रबंध की क्षमता बढ़ती है, मैनेजरियल स्किल्स कैपेसिटी का विस्तार होता है। तो विद्यार्थियों, ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं फायदे की बात है यदि आप प्रबंध में कर्मचारियों या श्रमिकों को हिस्सेदारी प्रदान करते हैं। तो जहाँ तक प्रबंध में कर्मचारियों को हिस्सेदारी या सहभागिता का सवाल है, उसका क्या महत्व है, तो ये कुछ महत्व के 14-15 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। आपकी सुविधा के लिए इन पॉइंट्स को मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता का महत्व एवं लाभ निम्न कारणों से है। पहला, औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है। दूसरा, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना। तीसरा, सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति। चौथा, अभिप्रेरणा। पांचवा, औद्योगिक संघर्षों में कमी। छठा, उत्पादन में वृद्धि। सातवां, कार्यक्षमता में वृद्धि। आठवां, बाहरी हस्तक्षेप में कमी। नौवां, श्रमिकों को तिहरा लाभ। 10वां, श्रमिकों को उच्च सामाजिक स्तर। 11वां, निर्णयों को लागू करने में सुविधा। और 12वां, प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि। तो उपरोक्त कारणों से हम कह सकते हैं
कि श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी अवश्य दी जानी चाहिए। दूसरा, वर्तमान सदी में यदि हम उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे तो हिस्सेदारी के बगैर काम चलेगा भी नहीं, प्रबंध में उनको हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी। मानवीय श्रम को जो वो सम्मान डिजर्व करता है वो देना ही पड़ेगा, औद्योगिक शांति के लिए, औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया इस वीडियो क्लास के माध्यम से समझ में आया होगा। अब इस वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।